स्वागत है सभी का। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। हम बात कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता और प्रथम प्रश्न पत्र। उसके अलावा यही टॉपिक सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड उसमें भी मिल जाएगा। थर्ड ग्रेड में स्पष्ट सिलेबस नहीं है। देखो फर्स्ट ग्रेड का जो है, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का राजस्थान जीके तो एकदम कॉपी है, एकदम कॉपी है। और थर्ड ग्रेड का जीके यही है, ठीक है। यहाँ पे तो सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे अंतर है तो वो बातें तो वही है कि राजस्थान का जीके कोई चेंज तो होना नहीं है, तो वही बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको सबके लिए काम का है। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, इंद्रजीत, सावित्री जी, रितेश जी, कान्हा जी, विमल जी, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं राजस्थान की सभ्यताएं भाग 2। हमने बात की थी, आपके सिलेबस में दे रखी है 4 सभ्यताएं, कालीबंगा, बेराट, आहड़ और गणेश्वर। हम केवल 4 सभ्यताओं को ही टारगेट कर कर पढ़ रहे हैं। रत्नी जी नमस्ते। बहुत ही शानदार जानकारियां और क्वेश्चन इनमें से ही पढ़ेंगे आपके, निश्चित रहें, इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर में कितने स्तर पाए गए हैं? कालीबंगा की जो खुदाई हुई है, तो कालीबंगा का जो प्राचीन नगर हमें प्राप्त हुआ है वो कितने स्तर का है? कितने स्तर का मतलब है एक बार बसा, फिर दोबारा बसा, फिर दोबारा बसा, तो खुदाई में हमें परिवर्तन देखने को मिले। तो बार बार बसाया गया कालीबंगा। कितने स्तर में कालीबंगा की खुदाई हो चुकी है? अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल, कोई 3 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 2 स्तर दे रहा है, कोई 1 स्तर दे रहा है। चलो, सब अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, कालीबंगा की खुदाई 5 स्तर में हुई है। कितने स्तर में हुई है? 5 स्तर में। तभी तो हमें पता चला ना, जब हमने कालीबंगा का निचले स्तर प्राप्त किए, तभी हमें पता चला कि कालीबंगा सभ्यता तो बहुत पुरानी है। ये तो सिंधु घाटी से भी पुरानी है, ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। इसीलिए तो इसे हड़प्पा से पूर्व की माना जाता है, पूर्व हड़प्पा, या आप इसे पूर्व सिंधु कह सकते हो, सिंधु से पहले की। और सिंधु के समकालीन तो है ही, हड़प्पा के समकालीन तो है ही। हड़प्पा के साथ साथ तो चली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्व हड़प्पा भी यह है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? जल्दी से जल्दी आंसर दे दो कि भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सभ्यताएं किससे रिलेटेड है? बिल्कुल अशोक जी, ये सेकंड ग्रेड ही है, हूबहू कॉपी है, शब्द का भी चेंज नहीं है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस से काट कर फर्स्ट ग्रेड में हूबहू चिपका दिया गया है। सिलेबस देखो आप, पूरा राजस्थान जीके सेम है अशोक जी, एक शब्द का अंतर नहीं है, ठीक है। सेकंड पेपर की बात कर रहे हो, सेकंड पेपर की बिल्कुल निश्चित रूप से शुरुआत करने वाले हैं हम हमारे नए यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी उसके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बढ़ गए अपन उस पर क्लासेस शुरू कर देंगे। तो नए चैनल की जानकारी भी मैंने आपको दे दी थी, और आएगी तब और दे दूंगा। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बेराट, बेराट में है भीम डूंगरी। भीम की डूंगरी पर एक अभिलेख भी मिला है, जिसे भीम की डूंगरी का लेख कहते हैं। इसकी खोज कार्लाइल ने की है बेराट में। अशोक का लेख है ये, अशोक की जानकारी देता है, और इसकी खोज 1871 में कार्लाइल ने की थी। तो यही तो है भीम की डूंगरी। तो भीम की डूंगरी का लेख मिला है बेराट के अंदर अशोक का। निम्नलिखित पुरातत्ववेताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबद्ध नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा इनमें से पुरातत्ववेता है जो आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है?
जल्दी से जल्दी उत्तर आ जाना चाहिए कि कौन ऐसा है जो आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बिल्कुल, उत्तर आना शुरू भी हो चुका है, एकदम करेक्ट। बीबी लाल। बीबी लाल का संबंध कालीबंगा से है और ये तीन है, ये आहड़ से हैं। आहड़ की खोज A.K. व्यास ने की थी और उत्खनन R.C. अग्रवाल S.D. सांकलिया ने करवाया था, तो तीनों ही रिलेटेड है। बीबी लाल रिलेटेड नहीं है क्योंकि बीबी लाल कालीबंगा से रिलेटेड है। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? अग्निवेदियां मतलब हवन कुंड। हवन कुंड। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? 4, 5, 7 और 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपने छोटे भाई बहन अगर शुरुआत कर रहे हैं कोई तैयारी की तो निश्चित रूप से उन्हें भी जोड़ें, ठीक है? मजा आ जाए, जितने ज्यादा लोग जुड़े तभी मेहनत का मजा आए और आपके समय का सदुपयोग भी हो। कि आप इतना टाइम दे रहे हो तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? चैनल का लिंक आ गया है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो अपना नया चैनल है हिस्ट्री वॉरियर वीरू सर। कालीबंगा क्षेत्र में 7 अग्निवेदियां मिली है, बिल्कुल करेक्ट है। ये अग्निवेदियां दुर्ग में मिली है, ध्यान रखना। 2 टीले है ना, एक में दुर्ग मिला है, एक में नगर मिला है। तो दुर्ग टीले में ये अग्निवेदियां मिली है और इन अग्निवेदियों में हड्डियां भी मिली है, जिससे बलि देने का प्रमाण भी मिलता है। बिल्कुल, लिंक आ चुका है आपके सामने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। 5वें का उत्तर। अनीता जी राम राम। प्रिया जी PSNT की भी तैयारी, ये क्या चीज है थोड़ा सा स्पष्ट करें मुझे। प्रिया तिवारी जी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरुआत कर दें। इतना सरल क्वेश्चन है ये। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है भाई, है तो ये लाइन तो गलत हो गई। ये कह रहे कालीबंगा लोहे, अरे लोहे कहाँ है? कालीबंगा तो ताम्र है, कांस्य युगीन है, तो ये भी गलत है। बेराट एक ग्राम्य, ग्राम्य क्यों है? बेराट तो नगर था, विराट नगर था, और विराट नगर राजधानी हुआ करती थी महाजनपदों में, और महाजनपद को कहा जाता है द्वितीय नगरीय क्रांति। महानगरों में तो बड़े बड़े, महाजनपदों में तो बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, तो बेराट एक विशाल नगर हुआ करता था। यह भी गलत है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय बिल्कुल तांबे को गलाना था और तांबे की वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल करेक्ट है। तभी तो आहड़ को ताम्रवती कहा जाता है। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। तो एग्जामिनर में देखो, एग्जाम में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो तैयार रहो उनके लिए, चीजों को समझो। यह है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? नहीं, नर्सिंग टेस्ट की नहीं करवाते प्रिया जी। महाभारत काल में भी कह सकते हो आप, और महाजनपद युग में भी कह सकते हो। गणेश्वर सभ्यता एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कई बार क्या है, इस नाम से कंफ्यूज होने की संभावना रहती है, कांकने। तो ये ध्यान रखना, कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली नदी। इस कांतली नदी के इस मैदान को, इस मैदानी क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है।
और इसी पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है, कांतली नदी पर ही। खंडेला की पहाड़ियों से आती है कांतली नदी। धूलकोटा कहाँ स्थित है? धूलकोटा, वेलकम प्रिया जी। धूलकोटा कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी आंसर मिलने चाहिए मुझे। सभ्यताओं के इतने सारे क्वेश्चन ले आऊंगा, 4 सभ्यताएं सिलेबस में, मजा आ जाएगा आपको। सब चीजें आंखों के सामने से निकल जाएगी। धूलकोटा कहाँ स्थित है? धूलकोटा, बिल्कुल धूलकोट कहते हैं आहड़ को। आहड़ में जो टिल्ला मिला ना, जिसमें आहड़ सभ्यता मिली है, वही धूलकोटा कहलाता है। धूल यानी रेत और कोटा मतलब घर। अरे राजस्थानी में या अपने मारवाड़ी में प्रचलित शब्द है, घर को कोटा कहा जाता है। तो धूल कोटा, रेत का घर, बिल्कुल जो आहड़ का टीला है वही है, स्थानीय लैंग्वेज में कहते हैं। यह हमारा चैनल है हिस्ट्री वॉरियर वीरू सर। जल्द ही शिक्षक भर्ती को समर्पित व्याख्याता और शिक्षक भर्ती के बैच इस पर देखने को मिलेंगे आपको, ताकि केवल और केवल जो एग्जाम को समर्पित बच्चे हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो नौकरी लगना चाहते हैं, जो टाइम पास नहीं करना चाहते, उनका स्वागत है इस चैनल पर। बाकी केवल जो टाइम पास के लिए आए वो इस चैनल पर ना आए, बेटर रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री वॉरियर वीरू सर, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। लिंक भी चल रहा है आपके, तो निश्चित रूप से आपको कारगर, फिर मेरी क्लासें इस पे चलने वाली है, आपके टीचर्स वगैरह की सब इस पे ही चलेगी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? नमस्कार मेनपाल जी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां, यानी 2 राजधानियां, जुड़वा राजधानियां, वो कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। इनको 2 राजधानियां माना जाता है। तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा एक विद्वान ने कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मान लें, तो कालीबंगा इसकी तीसरी राजधानी होगी। ये जो कहा है, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, इतिहासकार हुए हैं, आधुनिक इतिहासकार। बिल्कुल पिगट ने तो ये कहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये पिगट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, उनको 2 जुड़वा राजधानियां कहा था। चावल की जानकारी किस स्थल से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है? आपके 4 लाइनों में डालकर पूछा जाता है। आहड़ से सत्य है, असत्य है, कालीबंगा से सत्य है, असत्य है, तो किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाता है। विकास जी नेट स्लो लग रहा है आपका। चावल की जानकारी किस स्थल से प्राप्त हुई है? जल्दी से जल्दी उत्तर दे दीजिए। चावल की जानकारी, चावल की जगह आपके एक वर्ड ज्यादा लिखा आ सकता है, धान। तो चावल ही धान होता है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में धान वर्ड का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है आपके? आहड़। धान या चावल, तो आहड़ उत्तर है। आहड़ में मिले चावल, और चावल की जगह धान भी लिखा आ सकता है। चलो, अपने 4 ही सभ्यताएं हैं, अपन 4 ही सभ्यताओं की बात करेंगे मेनपाल जी। ओनली 4, टारगेट केवल एग्जाम। पाकिस्तान में, लेकिन 4 की बातें ऐसे बता दूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में कोटदीजी स्थान पे प्राप्त पुरातात्विक अवशेष राजस्थान के किस पुरा स्थल से साम्य रखते हैं? यानी पाकिस्तान में एक जगह है कोटदीजी, उसमें जो हमें अवशेष मिले हैं वो राजस्थान की किस सभ्यता के समान है? अनिता जी बिल्कुल। तो 4 के अलावा बताने को तो बहुत है, फिर
बहुत है। जब थर्ड ग्रेड की क्लासें लेंगे तब अपन लेंगे उनको। अभी केवल सेकंड ग्रेड और व्याख्याता की भर्तियां आने वाली है, दोनों का सिलेबस हूबहू कॉपी है। तो 4 सभ्यताओं को टारगेट करके अपन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, बिल्कुल करेक्ट। कालीबंगा, ये जो हिस्ट्री का विद्यार्थी है ना उसको पता है, हिस्ट्री के विद्यार्थी को पता है कि कोटदीजी भी सिंधु घाटी सभ्यता में आता है और कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता में, साथ के ही है ये। अरे केवल कोटदीजी नहीं, एग्जामिनर दूसरा नाम दे देगा, पाकिस्तान में हड़प्पा स्थान पे प्राप्त तो भी कालीबंगा ही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी का हड़प्पा। पाकिस्तान में हड़प्पा दे दे, मोहनजोदड़ो दे दे, गुजरात में लोथल दे दे तो भी कालीबंगा होगा, साथ के। धोलावीरा दे दे, रंगपुर दे दे तो भी साथ के होंगे ये तो। चाहे हरियाणा का बनावली दे दे, मिठातल दे दे, रोपड़ दे दे, कुछ भी दो ना, ये बिल्कुल साथ के हैं ये। तो ध्यान रखना ये सब सिंधु घाटी के हैं। कोटदीजी सिंधु का है तो ये कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंग है। तो जब सिंधु घाटी थी तब ये लोग सब थे, तो सब साथ के साथ के हैं। सर आवाज साफ नहीं आ रही है, अब आ रही है क्या आवाज साफ में? आवाज साफ आ रही है अब देखना, देखें क्या आवाज साफ आ रही है अब? आवाज साफ आ रही है क्या? बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल। देखो मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। इंडेक्स सामने दिखा देता है वॉइस की कोई समस्या हो तो, लेकिन अब कोई इंडेक्स गलत नहीं आ रहा है, बिल्कुल। देखो तो मैं ये कह रहा था कि सिंधु घाटी के जो भी क्षेत्र होंगे ना, कोटदीजी, कालीबंगा जो भी है, सिंधु घाटी का कोई सा ही दे दे वो कालीबंगा के समकालीन होगा, क्योंकि सब सिंधु घाटी के ही अंग है। निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? लो अब बताओ, अब एकदम करेक्ट आवाज, हरि सिंह जी बिल्कुल। अब बताइए उत्तर, निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी प्राप्त नहीं हुई है कालीबंगा से? बताओ देखें। हाथी दांत का कंगा, मिट्टी की चूड़ियां, वर्षभ की तांबे की प्रतिकृति, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। 11वां चल रहा है ये। क्या प्राप्त नहीं हुआ है कालीबंगा से? बताइए देखें। कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ। सब उत्तर आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ए दे रहे हैं। देखो आपको पता ही नहीं कि कालीबंगा से क्या मिला है, चलो ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन एक बात समझो, कालीबंगा में हल्की मिट्टी की प्रतिकृति नहीं मिली है। कालीबंगा के अंदर जो मिला है वो हल्के निशान मिले हैं, न कि हल मिला है या हल्का कोई खिलौना मिला है, निशान मिले हैं। यानी कि ये तो हल्की प्रतिकृति नहीं मिली है भाई, ये तो बनावली में मिली है, हरियाणा में, यहां नहीं मिली है। और वर्षभ यानी बेल की तांबे की प्रतिकृति मिली है। मिट्टी की चूड़ियां, तो कालीबंगा का अर्थ ही क्या है? काले रंग की चूड़ियां, तो ये तो मिली है, तभी नाम कालीबंगा रखा गया। हाथी दांत का कंगा मिला है। देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, एग्जामिनर बड़ा चालाक है, उसने हल्के निशान खांचे, जो हल चलाते हैं तो निशान बनते, वो ये पूछा है कि हल्की मिट्टी की प्रतिकृति मतलब खिलौना टाइप में, तो ये नहीं मिला है। लकड़ी का हल भी नहीं मिला है रितेश जी, नहीं मिला है यहां पर। हल्की मिट्टी की प्रतिकृति या कोई भी हल जैसा उपकरण नहीं मिला है, हल्के निशान मिले हैं। बिज्जक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? लकड़ी तो गल जाती है रितेश जी, लकड़ी तो गल जाती है, लकड़ी कहीं नहीं मिली है
ठीक है, लकड़ी कहीं नहीं मिली है, पुरानी सभ्यताओं में लकड़ी नहीं है। लकड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि लकड़ी गल जाती है, समाप्त हो जाती है, जीवाश्म में बदल जाती है। बिज्जक की पहाड़ी, बिल्कुल बिज्जक की पहाड़ी में एक लेख मिला है जिसे बिज्जक का शिलालेख कहते हैं। बिज्जक का शिलालेख, या उसका दूसरा नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है? भाब्रू शिलालेख। उसका नाम है बिज्जक शिलालेख या भाब्रू शिलालेख। ठीक है। और भाब्रू शिलालेख की जो खोज की है वो कैप्टन बर्ट ने की है 1837 में। कैप्टन बर्ट ने की है। बिज्जक का शिलालेख है वो अशोक को मगध का राजा बताता है, अशोक को प्रियदर्शी कहता है, अशोक के बारे में बताता है कि वो बौद्ध धर्म मानता है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास रखता हूं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का उल्लेख भी मिलता है और अशोक के बौद्ध धर्म के मानने की जानकारी भी इसमें मिलती है। अभी वर्तमान में ये कोलकाता संग्रहालय में है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, बिल्कुल अभी शुरुआत हुई है, बहुत प्यारे क्वेश्चन आएंगे इनके। तो 4 सभ्यताएं और पूरी तरह से, ताकि एक क्वेश्चन ना चूके। गणेश्वर सभ्यता, मैं केवल 4 सभ्यताओं की बात कर रहा हूं, बस इन्हीं को फोकस करना है अपन को। तो ताम्रकाल बिल्कुल करेक्ट है। गणेश्वर में तांबा मिला है, ताम्र जननी कहलाती है, तांबे की खाने थी जो खेतड़ी के अंदर थी, वो गणेश्वर के लोग ही उपयोग करते थे। ताम्रकाल की सभ्यता है। राजस्थान का वह स्थान जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का वह स्थान जहां पांडवों ने अपना क्या बिताया था? अज्ञातवास बिताया था। 1 साल रहे थे। जब पांडव जुए में हार गए थे, कौरव और पांडवों के बीच में जब जुए का खेल हुआ था, तो जुए के खेल के अंदर क्या होता है? जुए के खेल में ये कौरव जीत जाते हैं, पांडव हार जाते हैं। तो पांडव जब लास्ट की बाजी हारते हैं तो इन्हें 12 साल का वनवास मिलता है और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। यानी कि पांडवों को 12 साल तो वन में रहना है और 1 साल अज्ञात स्थान पर रहना है, यानी कि जहां इनको कोई जानता नहीं हो। अगर 1 साल में इनको कोई जान गया तो इनको वापस 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बात हुई थी कौरव और पांडवों की जुए के अंदर। जब जुआ खेला था तो पांडव बुरी तरह से हारते गए, अपना सब कुछ हार गए। आखिर में हारे, 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 साल अज्ञात स्थान पर रखना था, छुप कर रहना था। अगर पकड़े जाएंगे उस दौरान तो वापस 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा। तो इसलिए ये बेराट में रहे थे। बेराट में भीम तो वहां पर रसोइया का काम करता था, युधिष्ठिर राजा की सेवा करता था, अर्जुन एक महिला के भेष में रहकर नृत्य सिखाने का काम करता था। तो सब वहां पर 1 साल अज्ञातवास में रहे, राजा विराट के पास में, बेराट नगर में। अनिल जी राधे राधे। ये अपना नया चैनल है, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं इस चैनल पर। बहुत गजब का चैनल होने वाला है। 100 सब्सक्राइबर होते ही मैं इस पे आपको कुछ ना कुछ शानदार कंटेंट, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें इस पे देना शुरू कर दूंगा। 100 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे शुरुआत में। 100 सब्सक्राइबर होंगे, वो भी सीरियस सब्सक्राइबर, तो तब मजा आने लग जाएगा। कोई क्वेश्चन दिमाग में हो 4 सभ्यताओं का तो मेरे से पूछ लेना या कमेंट में जरूर डाल देना। अगर बाद में आप कोई पढ़ रहे हो, कहीं गाइड में किसी अध्यापक ने आपको पढ़ा रखा है तो। ये क्या लिखा है? ब्रंगाला के नाम से। ओ, नर्तिका। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है?
बिल्कुल, ये मैंने कल भी बताया था आपको, आर्य सभ्यता को आघाटपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघाटपुर। बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, कि ये न छप जाए, ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। अनिल जी हिंदी से हो तो क्या हुआ, ये तो जीके करवा रहा हूं ना, पहला पेपर जिसमें राजस्थान ऐड कर दिया गया पूरा का पूरा। ये कहिए सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड की भी बड़ी भर्ती इंतजार कर रही है आपका। पहले फर्स्ट ग्रेड बहुत बड़ी भर्ती, फिर इन फ्यूचर बाद में सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्ती इंतजार करेगी। तो निश्चित रहे, भर्तियों का दौर तो शुरू हो चुका है, भर्तियां आनी निश्चित है। जैसे जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, तो विभाग में जब पोस्टें हैं तो आएगी भाई, जाएगी कहां? शिक्षक चाहिए उनको, आएंगी 100% आएंगी, और आप तैयार रहे पूरी तरह से। कौन सा सही नहीं है? गणेश्वर कांतली नदी पर है, बिल्कुल भाई सही है। इसकी खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल में करवाई थी, बिल्कुल सही है, कल ही बताया था। तांबे की छड़ी और मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ये तो चलो सही है कि नहीं है, लेकिन अपन को गलत छाटना, और अपन को ये पक्का पता है कि ये लोहा युगीन नहीं है, ये ताम्र युगीन है। तो ये हो गया सी, उत्तर हो गया इसका सी, सही उत्तर है। सेल चित्र और पंचमार्ग मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? सेल चित्र, सेल चित्र मतलब गुफा चित्र, गुफाओं में चित्र कहां मिले हैं? और पंचमार्क मोहरें, मुद्राएं, इसका मतलब होता है भारत के सबसे पुराने सिक्के, भारत में सबसे प्राचीन सिक्के यही होते हैं पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्कों का दूसरा हिंदी नाम भी लिखा सकता है आहत सिक्के। आहत का मतलब होता है घायल करना, यानी कि पीट कर निशान बनाना। जिन सिक्कों में पीट कर निशान बनाया जाता है उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं ये। सिक्के चले थे, महाजनपद में शुरुआत हुई थी। महाजनपद युग में एक जनपद 16 जनपदों में था, मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी थी बेराट। बिल्कुल, तो ये बेराट में मिले हैं। और गुफाओं में चित्र मिले हैं। यहां पर बेराट में गुफाओं के चित्र मिलने के कारण से बेराट को कहा जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला। यहां पर हमें कौन से चित्र मिले हैं? सेल यानी चट्टान पर, यानी कि जो मानव रहता था, आदि मानव जो गुफाओं में रहता था, उसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं, जिसमें शिकार के चित्र आपको काफी देखने को मिलेंगे। उत्तर होगा ए। बात आई समझ में? चलो आई तो अगला देखो। निम्न में से एक कालीबंगा के उत्खनन से जुड़े हैं। बताने को बहुत अरे हैं, ये 4 सभ्यताएं बहुत हैं, और पूरी में कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। जितनी भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की कितनी भी किताबें गवर्नमेंट की चलती है उनसे रिलेटेड है भाई। लिख दो कालीबंगा के उत्खनन से कौन जुड़ा हुआ है? अनीता जी, चलो देखो क्या उत्तर होने वाला है आपका, अभी देख लेते हैं। और आपका उत्तर होने वाला है सही, लॉक कर दिया जाए, ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल। तो कालीबंगा के उत्खनन से जुड़े हैं ब्रजवासी लाल। उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी। अन्न भंडारण के लिए बने मिट्टी के गोरे कहां से प्राप्त हुए हैं? अन्न भंडारण के लिए बने मिट्टी के गोरे कहां से प्राप्त हुए हैं? चलो देखो बताओ। अन्न भंडारण के लिए बने मिट्टी के गोरे कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा, देखो कल भी मैंने चर्चा की थी, ये अन्न भंडारण के लिए मिट्टी के गोरे बनाते थे, विशेषकर ये जमीन में
गाड़े जाते थे। ठीक है, अरे बड़ा मटका नहीं होता है क्या? बस बड़ा मटका होता था आहड़ में, बहुत है। आहड़ का संग्रहालय है ना जो म्यूजियम उदयपुर के अंदर, उसमें देखने को मिल जाएगा। नहीं तो नेट पे सर्च कर लोगे, आहट डालते ही सबसे पहले ये गोरे ही आएंगे बने हुए। ठीक है, जो अन्न भंडार के लिए मिट्टी के काम में लिए जाते थे। उल्टी तपाई के मर्द बांड आहड़ की कला थी। किस विख्यात पुरातन स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना या पुकारा जाता था? बिल्कुल, गोरे कहो कोठे कहो कोठरे कहो एक ही बात है। चलो, धूलकोट के नाम से। बिल्कुल अनिल जी, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहे आज, मुझे पता है, क्योंकि रेड कलर से आज अंकित कर दिया गया इनको। 20 है ये। बिल्कुल, नहीं तो येलो रहते हैं, हो जाते हैं कई बार। जब टेक्निकल टीम में आदमी चेंज हो जाता है तो ये भी हो जाती है दिक्कत। तो आज किसी और ने पेपर बना दिया, तो इस हिसाब से ये हो गया। बिल्कुल, धूलकोट मैंने बताया था तुम्हें, रेत वाला, आहड़ के टीले कोई कहते हैं। कल का बोनस क्वेश्चन था कि कालीबंगा निम्न में से किस काल का हिस्सा है? कालीबंगा निम्न में से किस काल का हिस्सा है? उत्तर क्या होगा? कालीबंगा निम्न में से किस काल का हिस्सा है? भाई, कल मैंने बोनस पूछा था, ये ताम्र काल का है। ए उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे सी बता रहे हैं, यानी आपको यह भी नहीं पता है कि ताम्र काल क्या होता है और ताम्र पाषाण काल क्या होता है। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें तांबा काम में लिया जाता था वो ताम्र काल था, और जिसमें तांबा और पाषाण दोनों काम में लिए जाते थे वो ताम्र पाषाण काल था। जिसमें तांबा भी चल रहा था और पत्थरों का युग भी चल रहा था, दोनों युग साथ में चले वो। फिर पत्थर जिसमें खत्म हो गए, फिर तांबे का उपयोग बढ़ता गया, वो ताम्र काल है। कौन सी सभ्यताएं ताम्र पाषाण की होती है, कौन सी ताम्र की होती है, कौन सी नवपाषाण की होती है, कौन सी पुरापाषाण की होती है, और भी इसके अंदर होता है। जैसे पुरापाषाण है, इसमें भी 3 भाग है। इसमें भी है पुरापाषाण काल, आजकल एग्जामिनर पूर्व पुरापाषाण काल, इसके भी 2 पार्ट हैं, और एग्जामिनर यहां से पूछने लग गया है। मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर होगा ये। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, यह है आपका बोनस क्वेश्चन, और इसका उत्तर चाहिए मुझे कल कमेंट में। बिल्कुल शानदार क्लास, मजा आ गया। बिल्कुल सावित्री जी, धन्यवाद। कल छोटी क्लास है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लेता हूँ आपका समय, लेकिन आधे घंटे में बड़ी काम की चीज़ मैं आपको दे देता हूँ। तो बस जुड़े रहें आप, निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होने वाला है। इस टॉपिक को मैं पूरी तरह से आपके तैयार करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बस आप जुड़े रहें और अपना नया चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट सभी को। मंजू जी, इंदर जी, रितेश जी, मैनपाल जी, विमल जी, बिल्कुल अपने चैनल की ग्रोथ करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, मज़ा आ जाए, बस ये है। अपना चैनल है ना जो, उस पर आएंगे अपन, और 100 सब्सक्राइब होते ही तो मैं आपको ना महत्वपूर्ण छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा, जो एकदम महत्वपूर्ण होंगे और एकदम काम करने वाले वीडियो होंगे। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।